अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। मोस्टली जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं हम उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। और मेटानेफ्रीडियम जो है वो पेयर की फॉर्म में बॉडी में मौजूद होता है। अब हम देखते हैं मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं: नेफ्रोस्टोम, ट्यूबुलर सिस्टम एंड नेफ्रीडियोपोर। अर्थवॉर्म एक सेगमेंटेड बॉडी होती है और उसके हर सेगमेंट में एक पेयर मेटानेफ्रीडियम का मौजूद होता है। यहाँ पर आप फर्स्ट सेगमेंट में देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेयर यानी एक सेगमेंट है उसमें एक पेयर मौजूद है। ठीक है, मेटानेफ्रीडियम का एक राइट साइड पर मौजूद है और दूसरा लेफ्ट साइड पर मौजूद है। दिस इज़ वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम इन ईच सेगमेंट। इसी तरह आप नेक्स्ट सेगमेंट में भी देख सकते हैं, हर सेगमेंट में इसके आपको क्या नज़र आ रहा है, मेटानेफ्रीडियम। इसके राइट साइड पर भी होता है और लेफ़्ट साइड पर भी होता है। अब चलते हैं हम इसके 3 पार्ट्स की तरफ: नेफ्रोस्टोम, ट्यूबुलर सिस्टम एंड नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम सबसे पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहली ओपनिंग है जो इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है, जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में खुलती है। इट इज़ इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम। सीलिएटेड ओपनिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल ओपनिंग वाले सिरे पर सीलिया मौजूद होते हैं, लिहाजा हम इसको इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग कहते हैं। इट ओपन्स इनटू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी। एक सेगमेंट में ये नेफ्रोस्टोम मौजूद होता है और ये दूसरे सेगमेंट में जाकर ओपन होता है। इस ओपनिंग को हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सेगमेंट है आपके सामने। दिस इज़ वन सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट नेफ्रोस्टोम है जो कि एक सेगमेंट में मौजूद है, एक सेगमेंट के एंड पे मौजूद है और वो दूसरे सेगमेंट में जाके ओपन हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग। ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनल है, यानी ये बॉडी से बाहर नहीं ओपन हो रहा बल्कि ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ओपन हो रहा है। इसको हम इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग कहते हैं। इस नेफ्रोस्टोम के बाद ये सारा जो पार्ट होता है ट्यूब्यूलर, हम इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम। ये सारा ट्यूब्यूलर सिस्टम है। इस ट्यूब्यूलर सिस्टम के बाहर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये कैपिलरीज आ रही हैं, इसके बाद सराउंड कर रही हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और उसके बाद ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर जाकर एंड हो रही हैं। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा है। ये आप ओपनिंग देख रहे हैं। ये जो ओपनिंग है ये बॉडी के सरफेस पे है, बॉडी के बाहर की तरफ है। इसको हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। इस ओपनिंग को, एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। तो मेटानेफ्रीडियम में 3 मेजर पार्ट्स आपको मैंने बताए हैं। नेफ्रोस्टोम जो कि इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है, उसके बाद ये ट्यूब्यूलर सिस्टम जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ये एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोस्टोम इज इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम। इट ओपन्स इनटू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी। ट्यूब्यूलर सिस्टम क्या चीज़ है? इट इज़ इमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड एंड इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इमर्स्ड का मतलब उसमें डूबा हुआ होता है। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम सेगमेंट के अंदर डूबा हुआ होता है, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। अब सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है? ये जो अर्थवॉर्म का एक सेगमेंट होता है, हम इसको सेगमेंट भी कहते हैं, चैम्बर भी कहते हैं, सिलोम भी कहते हैं। सिलोम का मतलब होता है कैविटी। तो अर्थवॉर्म का ये जो एक सेगमेंट होता है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। इस सिलोम के अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। उस सिलोमिक फ्लूइड में इसके
बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं और वेस्ट न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, वेस्ट कंपाउंड्स भी मौजूद होती हैं, यानी कि वो जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसमें दोनों किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं, बेनिफिशियल भी और वेस्ट भी। अब इस ट्यूब्यूलर सिस्टम का काम क्या होता है कि ये जो नेफ्रोस्टोम का काम क्या होता है कि वो जो सिलोमिक फ्लूइड है एक सेगमेंट का, उसमें से ये क्या एब्जॉर्ब करता है, सिलोमिक फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी के बारे में ट्यूब्यूलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ट्यूब्यूलर सिस्टम सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है और उसके बाहर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। नेफ्रिडियोपोर ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है हर सेगमेंट की, हर सेगमेंट में 2 नेफ्रिडियोपोर मौजूद होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पर, क्योंकि हर सेगमेंट में 2 मेटा नेफ्रिडिया मौजूद होते हैं, लिहाजा इसमें नेफ्रिडियोपोर भी 2 मौजूद होंगे। इसमें आप देख सकते हैं हर एक चैम्बर अलग अलग और उसमें मेटा नेफ्रिडियम, ये नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम जो है वो अगले सेगमेंट में जाके क्या बना रहा है, ट्यूबुलर सिस्टम, और वो एंड हो रहा है एक ओपनिंग पे जिसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। अब चलते हैं हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ कि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो सी स्टार्ट होती है नेफ्रोस्टोम से। नेफ्रोस्टोम क्या करता है, सिलोमिक फ्लूइड में से वेस्ट को कलेक्ट कर लेता है, जितना भी वेस्ट होता है वो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज जो कि ट्यूब्यूलर सिस्टम के बाहर सराउंड होती हैं, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। किस तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अगर आप इसको देखें तो ये नेफ्रोस्टोम में से ये अंदर गई, वेस्ट सारा ये अंदर गया, इसके नेफ्रोस्टोम में से वेस्ट अंदर गया। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम में से जैसे जैसे पास हो रहा होता है तो ये जो ब्लड कैपिलरीज बाहर मौजूद होती हैं, ये इसलिए इसके बाहर लिपटी हुई होती हैं ताकि इस वेस्ट में से अभी भी अगर कोई ऐसा मटेरियल है, कोई साल्ट, कोई वाटर है जिसको एब्जॉर्ब करना बाकी हो, तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, उस साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एक तो जो वेस्ट यहाँ से दाखिल होता है वो 100% वेस्ट नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं जिनको रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है, जो अभी बेनिफिशियल होते हैं, जिनका भी काम होता है बॉडी में, वो भी साथ इसमें चले जाते हैं। उनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्लड कैपिलरीज इसके ऊपर सराउंड करती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, ब्लड कैपिलरीज की जो दीवारें होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं, इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है ना, छोटे मालिक्यूल गुजर सकते हैं। ब्लड सेल्स तो नहीं गुजर सकते, लेकिन छोटे मालिक्यूल्स पास हो सकते हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है वो भी बहुत बारीक होती हैं, इतनी बारीक इसमें से छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। अब ये मालिक्यूल्स इन ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन में से गुजर के कहाँ चले जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज की नालियों में चले जाते हैं। तो इस तरह ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इसमें बाकी क्या बच जाता है, बाकी सिर्फ वेस्ट न्यूट्रिएंट्स बच जाती हैं, वेस्ट कंपाउंड्स बच जाती हैं। जो काम की चीज़ें होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज रीअब्जॉर्ब कर चुकी होती हैं। ठीक है, तो इन ट्यूब्यूल्स में अब बाकी जो चीज़ रह जाती है वो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, वेस्ट कंपाउंड प्लस वाटर, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको यूरिन कह सकते हैं। यूरिन क्या होता है, वाटर, और उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होती हैं जो कि वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में बाकी जो चीज़ बच जाती है हम उसको यूरिन कहते हैं। ये यूरिन यहाँ पर कलेक्ट होता रहता है ब्लेडर में और फाइनली उसको यहाँ नेफ्रिडियोपोर से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म।